अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि हुकूमती कारकर्दगी क्या है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद क्यों बढ़ाना चाहती है और इसमें वो किस हद तक कामयाब हो सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कच्चे के डाकू हैं, कच्चे के डाकुओं ने कानून नाफज करने वाले अदारों को बहुत परेशान कर रखा है और उनके लिए ये दर्द सर बने हुए हैं कच्चे के डाकू। आप सबको पता है कि सिंध और जनूबी पंजाब के जो बड़े बड़े जागीरदार हैं उनमें से बाज़ जो हैं वो इन कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं और इसी वजह से बहुत से ऑपरेशन किए गए इनके ख़िलाफ़, लेकिन कोई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर इनका सफाया नहीं कर सका। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर आला ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, उनको हुक्म दिया था कि इन कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने फिर वो पुलिस को हुक्म दिया कि इन डाकुओं के ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन किया जाए। तो उस वक़्त जो बड़े बड़े इनके सरपरस्त थे डाकुओं के, उन पर भी हाथ डाला गया था। लेकिन फिर वो ये हुआ कि अभी ऑपरेशन जो था वो इन डाकुओं के ख़िलाफ़ जारी था कि 1977 के इंतखाबात की वजह से इस ऑपरेशन को फिर मुअत्तल करना पड़ा। तो वो जो ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया उसकी वजह से इनको दोबारा अब पनपने का मौका मिल गया और उसके बाद फिर कई ऑपरेशन हुए इनके ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में, मुस्लिम लीग की हुकूमतों में, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमतों में, लेकिन कोई भी ऑपरेशन जो है वो इनका मुकम्मल तौर पर सफाया ना कर सका। और दूसरी बात ये भी है कि जो डाकू नामवर होते हैं, जिनका नाम पुलिस की किताब में आ चुका होता है, उनका पुलिस सफाया जब तक करती है तब तक पीछे से नई खेप जो है वो इन डाकुओं की तैयार हो जाती है। इस वजह से ये डाकू जो हैं उनका सफाया नहीं हो सका। तो दूसरी बात जो आपको मैं बलूचिस्तान के हवाले से करता चलूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया है और खून की होली खेली गई है, तो बाद लोग बाद से ज़ियाकार इसको नवाब अकबर बुगटी के कत्ल से मिलाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। नवाब अकबर बुगटी जो थे वो एक बड़े सीनियर सियासतदान ज़रूर थे, लेकिन बलूचिस्तान में उनका इतना असर रसूख नहीं था कि उनकी वजह से ये लोग इस तरह इतने बड़े बड़े हमले करते फिरे। और नवाब अकबर बुगटी शुरू में वफाक पाकिस्तान के हामी थे, लेकिन बाद में जब अपने आखिरी सालों में, उम्र के आखिरी सालों में, नवाब अकबर बुगटी जो थे वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है बड़े अरसे से, उसका वो भी शिकार हो गए थे और वो आपको पता है कि पहाड़ों पर चले गए थे। तो जब रियासत को कोई बंदा चैलेंज करे तो फिर रियासत तो अपना एक्शन जो है वो आएगी और फिर उसका वो रियासत का लाखुमा करेगी। तो इसलिए नवाब अकबर बुगटी के कत्ल से इन वाक़यात को जोड़ना मेरे नज़दीक ये दुरुस्त बात नहीं। तो बलूचिस्तान का मसला जो है उसको हल करने के लिए जो मौजूदा पाकिस्तान के लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उनमें से सबसे बेहतर और सबसे बलूचिस्तान के मामले को समझने वाला और पाकिस्तान की ऊंच नीच को समझने वाला सियासतदान जो है वो है सदर आसफ अली जरदारी। एक तो ये है कि बलूचिस्तान में आसफ जरदारी का, चूँकि वो भी बलोच हैं, हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं, तो बलूचिस्तान में उनका कुछ ना कुछ ज़ाती असर रसूख भी मौजूद है। और दूसरा, वो बलूचिस्तान की सियासत को दूसरे सियासतदानों की निस्बत ज़्यादा समझते हैं। तो बलूचिस्तान का जो मामला है उसको हल करने के लिए ये टारगेट जो है वो हुकूमत को सदर आसफ अली जरदारी के सुपुर्द करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में जब वो सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बलूचिस्तान थे तो उस वक़्त उस हुकूमत को ख़त्म करने का टास्क आसफ अली जरदारी को दिया गया था और आसफ अली जरदारी ने उस हुकूमत को बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद फिर जब ये जाम कमाल की हुकूमत थी तो उसको भी ख़त्म करने के लिए आसफ जरदारी को बरूए कार लाया गया। तो इसलिए आसफ अली जरदारी के जो राब्ते हैं बलूचिस्तान के सियासतदानों के साथ वो भी हैं, और दूसरा वो एक ज़ीरक सियासतदान हैं
तो मामले को समझते हैं और किसी भी मामले में वो गुफ्त व शनीद करके उसको जो है वो पॉलिटिकली हैंडल करने में दूसरे सियासतदानों की निस्बत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, इसलिए ये उनके बस की बात ज़रूर है। तो ये मामला उनकी राय से उनके हवाले कर दिया जाए तो ये बेहतर इसका रिज़ल्ट निकल सकता है। हुकूमत जो है जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी है, और आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आप सबके इल्म में है कि वो जो लार्जर बेंच है उन्होंने जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें थी वो PTI को वापस करने का आर्डर जारी कर दिया था। तो उसके बाद वो ख़वातीन जो मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को खसूसी सीटों पर मुंतखब कर आई थी, वो वोट देने की अब अहल नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल जो है वो नतीजा ना आ जाए। तो अभी चंद दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का दोबारा काम शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। चंद दिनों के बाद वो बैठेंगे तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा इसका पता चलेगा। लेकिन अभी तक हुकूमत के पास वो सीटें भी निकल गई हैं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को बनाने के लिए और उनको राम करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मौलाना के पास तशरीफ़ ले गए थे। तो मौलाना उनके साथ मिले, लेकिन जिस दिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान के पास गए तो उससे एक दिन पहले PTI के साथ मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की जो है वो एक कमिटमेंट हो चुकी थी कि पार्लियामेंट के अंदर हम एक दूसरे का साथ देंगे और बतौर अपोजिशन मिलजुल कर चलेंगे। तो वो बात जो है मीडिया पर भी आ चुकी थी। तो इसलिए फिर उसके बाद मौलाना आसिफ अली जरदारी उनके पास गए तो मौलाना के लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था फिर के अब PTI के साथ कमिटमेंट करने के बाद वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ चली जाती। उसके बाद फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास गए तो उन्होंने भी उनको राम करने की कोशिश की। और सुनने में ये बात आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप मांगी है और सेनेट की 2 सीटें मांगी हैं। तो और कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप जो वो पहले भी कई मरतबा रह चुके हैं, तो इसलिए तरह मौलाना फजलुर रहमान को राम कर लिया जाएगा। लेकिन अब कल मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी जानदार तकरीर की कौमी असम्बली में और उन्होंने कहा कि हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर पहले खड़े थे और इस पार्लियामेंट को हम जो है वो आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं मानते। तो जो अख्तियारात हैं वो पार्लियामेंट के पास नहीं हैं, तो इसलिए हम अपनी जो जगह है उसको तब्दील नहीं कर रहे, अपोजिशन में बैठे हैं और अपोजिशन के साथ ही हम बैठे रहेंगे। तो ये हुकूमती कारकर्दगी है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन जो 2024 में 8 फरवरी को उसके मुतनाज़ नताइज और उसके बाद फिर मुल्क में सियासी इंतशार, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नुमाइशी कारकर्दगी और करप्शन की वजह से गुज़श्ता साल 8036 कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली गई हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इस साल भी जनवरी से लेकर जून तक जो है वो 6 माह में 4000 के करीब पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर हुई हैं। तो इस तरह मुल्क से सरमायादार जो है वो बाहर के मुल्कों में भाग रहा है। तो जो मुल्क में 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए एक सहूलत कौंसल का विजन था, उसको लेकर वफाकी हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से उसमें और वज़रा के दरमियान आपस में मफाहमत ना होने की वजह से उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका और उसका भी मुस्बत रिज़ल्ट नहीं आया। अभी तक कोई पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी नहीं आई और ना अभी तक कोई कर्ज देने के लिए भी जो है वो तैयार हुआ। ये मैं आपसे गुफ्तगू हुकूमत की ज़रूर जारी है। तो इक़्तिदार की राहदारियों में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुक़्तदर हल्के जो हैं उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जो उम्मीदें वाबस्ता की थी
वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई, तो इसलिए मुक़्तदर हल्के अब मौजूदा हुकूमत से भी मायूस होते जा रहे हैं, तो कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं, तो ये कर ही कुछ नहीं रहे, तो ना इनसे कुछ हो सकता है। तो इसलिए जो बाज़ तजीज़ाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में कोई भी खबर जो है वो आप सुनने को मिल सकती है। इसलिए अगले 2-4 महीने जो है वो बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया।